बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो फिलोसफर्स, वो पॉलिटिक्स, वो लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक नया फ़रोग दिया, जिन्होंने आर्ट में एक कंट्रीब्यूशन की, क्या वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारते थे। और ये ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि यूनानी सिर्फ टॉयलेट पेपर को ही इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, बल्कि उन्हें पानी के इस्तेमाल का भी नहीं पता था कि जब वो वॉशरूम में जाया करते थे तो गलाज़त को साफ़ करना होता था, तो वो अपने जिस्म की सफाई के लिए ना ही तो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर पाते थे, ना ही तो उन्हें टॉयलेट पेपर का पता था, और ना ही उन्हें पानी के इस्तेमाल का पता था कि पानी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ तारीखदान तो ये कहते हैं कि टॉयलेट पेपर उस वक्त था ही नहीं, इस वजह से वो इस्तेमाल क्या खाक करते। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि पानी तो उस वक्त मौजूद था, लेकिन उस वक्त के जो जीनियस लोग थे उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, और उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि जो अमीर लोग थे उनके पास एक छड़ी हुआ करती थी, और छड़ी के आगे वो फोम लगाकर उसे सफाई के लिए इस्तेमाल करते थे और बाद में उसे धो लिया जाता था। लेकिन जो गरीब लोग थे वो गरीब लोग स्मूथ स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जिनकी नुकरें ना हो, और उनसे वो सफाई का काम लेते थे। ये बात बड़ी अजीब बात है, लेकिन हकीकत के करीब तरीन बात है। और आज भी अगर देखा जाए तो देहाती इलाकों में जहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता, उस पानी की गैर मौजूदगी की वजह से लकड़ी का तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मिट्टी के ढेलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि बाज़ जगहों पर इसके पानी के न होने की वजह से 3 दफ़ा इस्तेमाल अगर इसे कर लिया जाए तो कहते हैं कि पाक हो जाते हैं। और यूनानियों में भी यही चीज़ पाई जाती थी कि जब उन्हें पानी मैसर नहीं होता था या वो पानी का इस्तेमाल नहीं जानते थे तो वो स्पॉन्ज से तो बाज़ दफ़ा साफ़ करते ही करते थे अपने जिस्म को, लेकिन मिट्टी के ढेलों से भी और पत्थरों से भी अपने जिस्म को साफ़ करते थे। और कहा जाता था कि जिसने 3 दफ़ा पत्थर को इस्तेमाल कर लिया वो पाक हो गया और साफ़ हो गया। उस वक्त के जो दौर हैं, उन दौर में उन सारी की सारी चीज़ों में एक अजीब बात पाई जाती है, चूँकि यूनानियों में ये बात बहुत अहमियत रखती थी कि जो भी खिलाड़ी हुआ करता था वो यूनानियों में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता था, यानी यूनानी खिलाड़ी की बहुत अहमियत होती थी। तो यूनानी खिलाड़ी का जो पसीना है वो बिकता था। जो दूसरी अहम और गैर जो है वो इंसानी बात लगती है यूनानियों के बारे में, वो ये लगती है कि वो पसीना भी बेचते थे अपना, यानी जो सेलिब्रिटी बन जाता था, जो यूनानी सेलिब्रिटी बन जाता था, उसके मसल से जो चीज़ निकलती थी, जो पसीना निकलता था, जो स्क्रैप निकलता था, वो बेचा जाता था। और वो यूनानी जो कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने खिलाड़ियों को जो उनके पसंदीदा होते थे, जिन्हें पसंद करते थे, उनका पसीना या उनके जिस्म से उतरने वाली जो खुरचन है उसको इकट्ठा करते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। अब हैरान कुन बात यह है कि उस पसीने को कैसे इकट्ठा किया जाता था। ये तरीकाकार बड़ा अजीब तरीकाकार है। अगर आप प्रोवाइडर वेबसाइट पर जाएं और ये बात सर्च आउट करें कि वियर्ड जो थिंग्स हैं, जो वियर्ड जो चीज़ें हैं यूनानियों की, वो कौन कौन सी हैं, तो इनमें से ये चीज़ भी निकलेगी कि यूनानी खिलाड़ियों के पसीने को इकट्ठा किया जाता था। और उनका तरीकाकार ये होता था कि जब यूनानी खिलाड़ी एक्सरसाइज करते थे, भाग दौड़ करते थे, तो उनके साथ साथ दूसरे शख्स भागते थे, आम शख्स भागते थे, और फिर जब उनका पसीना उन्हें उतरने लगता था तो वो रुकते थे और उस पसीने को इकट्ठा कर लिया जाता था, और उस पसीने को एक बॉटल में या किसी छोटे से बर्तन में इकट्ठा कर लेते थे, और उसी बर्तन को, उसी पसीने को इस्तेमाल करते थे जो यूनानी अमीर लोग होते थे। उनका अकीदा ये था, उनकी सोच ये थी कि ये पसीना उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाएगा। के बाद जो तीसरी चीज़ है जो वियर्ड लगती है, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड और ड्राउनी है। जो ग्रीक डॉक्टर्स थे, जो यूनानी डॉक्टर्स थे, वो ये समझते थे कि अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उस जगह पर आप जाकर बाथ लें, उस जगह का शॉवर लें, उस जगह की पानी से शॉवर लें जहाँ पर क्रोकोडाइल रहते हैं, जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। और अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो जिस जगह पर मगरमच्छ रहते हैं उस मिट्टी को अपने जिस्म पर लगा लीजिए। आपका जो जिस्म है वो तरोताज़ा रहेगा और आपकी उम्र भी बढ़ती हुई नहीं मालूम होगी। ये बात कितनी हैरान कुन है। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है।
और ये हकीकत के करीब तरीन बातें हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये कि डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर्स चेकअप किस तरह से करते थे। दो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें तौजीहात पेश की जाती हैं। एक तौजीह तो ये पेश की जाती है कि जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता था तो वो अपनी एयर वैक्स को लेकर जाता था, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं, ग्रीक डॉक्टर जो हैं, उस एयर वैक्स यानी कान की मैल को महसूस करके बाज़ तो हाथों में लेकर टच करके मालूम करते थे, और बाज़ उसके जायके को महसूस करके उसकी बीमारी का बताते थे और बीमारी का इलाज भी करते थे। ये बहुत अजीब और वियर्ड बात लगती है कि किसी के कान की मैल को किस तरह से खाया जा सकता है, या किसी के कान की मैल को किस तरह से जो है वो महसूस किया जा सकता है, या उसके जायके को देखकर पता चलाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर जो बातें हैं वो हकीकत के करीब तरीन हैं। यानी पहली जो बात आपको बताई, पानी के इस्तेमाल ना जानने वाली बात बताई, फिर खिलाड़ियों के मसल के बारे में आपको और खिलाड़ियों के पसीने के बारे में जो बात बताई वो भी हकीकत है। और ये भी हकीकत के करीब तरीन बात है कि एयर वैक्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था कि मर्ज़ की तशख़ीस कर ली जाती थी कि इसे कौन सा मर्ज़ हो सकता है। जाने मर्ज़ की तशख़ीस होती थी या नहीं होती थी, लेकिन तरीक़ाकार यही था। दूसरा तरीक़ाकार मर्ज़ की तशख़ीस का ये था, पांचवी जो वेड बात है वो ये कि जो किसी मरीज़ को कै लग जाती थी तो उसकी कै को सूंघते थे, और कै को सूंघने के साथ साथ कै के कुछ हिस्से को जो मालूम करने के लिए कि इसे तेज़ाबियत हुई है या इसे क्या मसला है, उसको भी खाया जाता था, या उसको भी जो है उसका जायका चखा जाता था। ये बात बहुत अजीब लगती है सुनने में भी, और इसको अगर तसव्वुर में लाया जाए कि आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं तो आपको भी घिन आने लग जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन है। मोहब्बत के इजहार के लिए भी उनका तरीक़ाकार बहुत अलग तरीक़ाकार था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आम तौर पर मोहब्बत के इजहार के लिए हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं या मखसूस रंगों का इस्तेमाल करते हैं, सुर्ख रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनानी इसके लिए भी सेब का इस्तेमाल करते थे, सुर्ख रंग का सेब का इस्तेमाल करते थे। और जिस शख्स की जानिब अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और कबीले के तमाम लोग इकट्ठे हैं और वो एक जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, तो वो जो भी शख्स जिसको पसंद करता था उसकी जानिब सेब जो है वो उछाल देता था, और सेब अगर वो उसे पकड़ लेता था, कैच कर लेता था, तो इसका मतलब ये कि उसने उसको जवाब मस्बत दिया। अगर वो कैच नहीं करता था तो इसका मतलब ये होता था कि वो उसे मनफी जवाब देता है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो जाती थी कि मोहब्बत का इजहार हो जाया करता था। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जो बॉडी कॉन्शियस लोग होते थे, यानी जो जिम में जाने वाले लोग होते थे, वो जिम में कपड़े पहन कर नहीं जाते थे, वो जिम में नंगे जाया करते थे। ये बात बहुत हैरान कुन होती है कि जिम में नंगे जाने का क्या मतलब है। जी हाँ, वो जिम में नंगे जाया करते थे, लेकिन अपने ऊपर तेल का इतना इस्तेमाल करते थे, उनके जिस्म पर सिर्फ तेल ही तेल नज़र आया करता था। जहाँ पर अभी आज की जो खातून हैं वो ये समझती हैं कि भमों का इस्तेमाल किया जाए, यानी भमों को तराश खराश की जाए और उनको जो है वो तराश खराश कर प्लग किया जाए, आईब्रोज़ को बनाया जाए। लेकिन ग्रीक वुमेन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इसके ऑपोजिट थी। वो कल्टिवेटिंग अ यूनिब्रो टू कन्वे विजडम एंड ब्यूटी, वो ये समझती थी कि एक ही ब्रो जो है यानी यूनिब्रो होनी चाहिए, दोनों आँखों के ऊपर जो आईब्रोज़ हैं वो एक ही तय में हो, उनके दरमियानी हिस्से में जो खाली जगह होती है वो भी ना रहे, तो उसको वो खूबसूरती का शाखसाना समझती थी और खूबसूरती का एक मयार समझती थी। उनके यहाँ एक सेंस ऑफ ह्यूमर पाया जाता था। वो ये समझते थे कि कोई भी शख्स जो है किसी भी तरह पर कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो ह्यूमर क्रिएट नहीं करता, जब तक कि वो अपने लोगों को हंसाना नहीं जानता। इसके बाद बारी आती है फिजिशियंस की, जिनके बारे में आपको बताया कि वो उनके ख़्याल में ये बात आती थी कि जो भी चीज़ है, जो भी मामला है, वो आपके जिस्म से निकलने वाली जो वैक्स है, जो जिस्म से निकलने वाली कोई भी चीज़ है, उसके ज़रिए से टच किया जा सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स हजरात हमल के ठहरने को औरतों पर मुनहसर करते थे और ये समझते थे कि जो भी हमल हुआ है ये इस औरत की वजह से हुआ है। हालांकि हकीकत के करीब तरीन जो बात है वो यही है कि मर्द की वजह से हमल ठहरता था या नहीं ठहरता, या अमूमी तौर पर ये भी आज भी ये ख्याल किया जाता है। उनका ख्याल ये होता था कि अगर हमल नहीं ठहराना चाहती कोई औरत तो फ़ौरन ही अंजाल के बाद वो छींक ले या वो कोई ऐसी वो अपने आप को हिलने जुलने में मसरूफ़ कर ले तो हमल नहीं ठहरेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल जो है वो गलत साबित होती थी और ऐसा नहीं होता था। जो यूनानी हैं वो ऐसे भी
लोग समझे जाते हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने पेट को पाला, यानी पालतू जानवरों को फैशन के तौर पर पाला। और सबसे जो अहम बात ये है कि वो कुत्तों को नहीं पालते थे बल्कि भेड़ियों को और शेरों को पालते थे। हमारे यहाँ जो रुझान है वो ज़्यादातर कुत्तों को पालने का रुझान है, लेकिन उस वक्त में, उस दौर में वो शेरों को पालते थे और भेड़ियों को भी पाला जाता था। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो कुत्तों को पालते थे और इसलिए पालते थे ताकि शेरों और भेड़ियों से बचा जा सके। यहाँ पर जो एक अहम बात है वो ये है कि वो ये समझते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंसानी जान है, और इंसानी जान की कामयाबी के लिए ये बात ज़रूरी है कि सेहत है, और सेहत की कामयाबी के लिए ये बात ज़रूरी है कि खेलों का इनेकाद किया जाए। तो वो सालाना तौर पर खेलों का इनेकाद करते थे, और जितनी भी जंगें हो रही होती थी 1 माह के लिए उन जंगों का ख़ात्मा कर दिया जाता था, और 1 माह पहले ऐलान कर दिया जाता था कि जो भी शख्स है वो आएगा और खेलों के इस मुकाबले में हिस्सा लेगा। खेलों के इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग, जितने भी यूनानी हुआ करते थे, वो अपने घरों को वापस लौटते थे, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले में कहीं दूसरे इलाकों में गए हुए हों या वो जंग जदल के लिए उनकी कोई मसरूफियत हो। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।